तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस किया था, यानी कि ब्रीफ रिव्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दिया था। क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन किस कारणों से हुआ कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में क्लासिकल फिजिक्स के लॉज फेल हो रहे थे एक्सप्लेन करने में, इसलिए नए लॉज बनाए गए, नई सोच के साथ नए लॉज बनाए गए, पुराने लॉज में मॉडिफिकेशन किया गया और नई फिजिक्स का एक ओरिजिन हुआ, नए लॉज का ओरिजिन हुआ, जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स जिन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उससे सबको मिला के क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया। फिर जो क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारे फिनोमेना ऐसे थे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम, लाइन स्पेक्ट्रा एमिटेड बाय वेरियस एलिमेंट्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रेडियो एक्टिविटी एटसेट्रा, तो उन्हें फिर प्लैंक्स की क्वांटम हाइपोथेसिस यानी क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज के साथ क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जिन फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी उन्हें प्लैंक्स और आइंस्टाइन की जो क्वांटम हाइपोथेसिस थी उससे एक्सप्लेन किया गया। तो लास्ट लेक्चर में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक आपके साथ डिस्कस कर लिया था डिटेल में। अब उससे आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये साइंटिस्ट था, अमेरिकन फिजिसिस्ट था, ऑर्थर एच कॉम्पटन, ये लिखा है यहाँ पे, अमेरिकन फिजिसिस्ट ऑर्थर एच कॉम्पटन। इसने 1923 में इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था। क्या किया था? एक्स रेज की स्कैटरिंग स्टडी की थी। तो इसने क्या किया था एक्सरे की स्टडी में? इसने क्या किया था, लो जेड मटेरियल लिया था। ये है, दिस इज लो जेड मटेरियल, लो जेड मटेरियल। लो जेड माने जिसका जेड कम हो। जेड होता है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। तो जिसका परमाणु क्रमांक कम हो यानी कि, तो जनरली इसने ग्रेफाइट लिया था। इनफैक्ट कार्बन से मिलकर बनता है ग्रेफाइट, कहीं लिखा होगा नीचे मैं दिखा दूंगा। इसने ग्रेफाइट लिया था और ग्रेफाइट पे एक्सरेज डाली थी। तो एक्सरे कहाँ से डाली थी? ये कॉम्पटन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसने ये जो सोर्स लिखा है, दिस सोर्स इज एक्सरे सोर्स, इससे एक्सरे निकल रही हैं, एक्सरेज, इससे एक्सरेज निकल रही हैं। तो देखो ये निकलती दिखा रहे हैं एरो से, ये सारे एरो दिखा रखे हैं एक्सरेज निकलने के। और इसके आगे कॉलीमेटर लगा रखे हैं। कॉलीमेटर एक तरह की स्लिट होती है, हैवी एलिमेंट। ये तो स्कैटरर क्या था, लो जेड एलिमेंट था, लो जेड था, कम परमाणु क्रमांक का था। ये हाई जेड होता है। कॉलीमेटर में जो स्लिट्स लगी हैं ये वाली, ये क्या है, हाई जेड, लार्ज वैल्यू होती है इसकी कम वैल्यू होती है। स्कैटरर का ये जो स्कैटरर होता है ये हल्का एलिमेंट होता है, और ये जो होता है ये जिनकी स्लिट बनाई जाती हैं ये हैवी एलिमेंट होते हैं, हाई जेड एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या है, ये बीच में बहुत ज़्यादा चौड़ा रास्ता दिखा रखा है, इतना चौड़ा नहीं है ये बहुत पतला सा है। ये स्लिट है, इसके बीच में बहुत पतला सा पिन पॉइंट है, पिन पॉइंट। ये और नीचे तक बनाओ, इसे ऐसे नीचे तक बना लो, और इसे भी बिल्कुल नीचे तक बना लो, ऐसे बहुत पतला सा रास्ता बीच में हो जाएगा जिसमें से बस बारीक पिन होल। ऐसे यहाँ पे भी पिन होल, यहाँ पे भी पिन होल बनेगा। तो जनरली ये हैवी एलिमेंट होता है, और लेड ले लेते हैं इसकी जगह। लेड होता है ना पीबी 82 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो हैवी हो गया ना। और ग्रेफाइट का क्या, 6 एटॉमिक नंबर। क्या कार्बन का कितना होता है, 6। तो ये जो कॉलीमेटर बन होते हैं, लेड की ब्रिक्स होती हैं, लेड की एक प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में छोटे छोटे छेद बना देते हैं, छोटे छेद। तो बिल्कुल उस पिन पॉइंट से सीधी एक्सरे आ सकती है बस। तो ये थी आपकी एक्सरे सोर्स, इससे एक्सरे निकल रही हैं। फिर कोलीमेटर यानी कि लेड की ब्रिक्स से या लेड की प्लेट्स से
इन्हें रोक लिया गया एक्सरेज को, और केवल एक पिन होल छोड़ा, उससे एक्सरे निकलेगी। तो अगर यहाँ से भी एक्सरे, यहाँ से थोड़ी चौड़ाई थी, ऐसे भी निकलनी है, मान लिया ऐसे निकलनी है, तो ये अगली से रुक जाएंगी, तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में एक्सरे पास होगी। इसे ग्रेफाइट पर डाल दिया गया, यानी कि लो जेड मटेरियल पर डाल दिया गया। तो ये देखा गया कि एक्सरे जो थी, जो हम सीधी डाल रहे थे, वो हर दिशा में जा रही थी स्कैटर हो के, ऐसे 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 ऐसे, उनकी स्कैटरिंग हो रही थी हर दिशा में ऐसे। तो ये जो फिनोमेना था जिससे एक्सरे की स्कैटरिंग हो रही थी, और एक खास बात और थी, तो इसमें कुछ नहीं किया, एक्स रेज को लो जेड मटेरियल यानी स्कैटर पर डाला, तो उनकी स्कैटरिंग होने लगी, ऐसे हर जगह जाने लगी एक्सरे ये। और ये जो स्कैटरिंग एक्सरे थी, इंसिडेंट एक्सरे कौन सी है, ये वाली जो इंसिडेंट हो रही है। स्कैटर्ड एक्सरे कौन सी है, ये वाली, जिसे आप डिटेक्टर से ऑब्जर्व करेंगे। डिटेक्टर को आप चारों तरफ घुमा सकते हैं 360 डिग्री एंगल पे, और एक्स रेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं 360 एंगल पे घुमा के, कि किस किस एंगल पे कितनी कितनी इंटेंसिटी मिल रही है एक्सरे की, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये तो थी इंसिडेंट एक्सरे। अब इस चित्र को मैं अपना भी बना के दिखा देता हूँ। ये इंसिडेंट एक्सरे, और यहाँ पे आपने लो जेड मटेरियल रख दिया, और इससे ये तरह तरह के डायरेक्शन में जा रही है। सपोज एक रे यहाँ चली गई, इससे स्कैटर्ड होके, तो ये जो इंसिडेंट डायरेक्शन था, ये इंसिडेंट डायरेक्शन, ये वाला इंसिडेंट डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो, एक्स एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट डायरेक्शन है, और ये स्कैटरिंग रे का डायरेक्शन है, स्कैटर्ड एक्सरे का डायरेक्शन है। तो इंसिडेंट डायरेक्शन, इंसिडेंस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस और डायरेक्शन ऑफ स्कैटरिंग के बीच में जो एंगल होता है, इसे स्कैटरिंग एंगल कहते हैं, इसे थीटा कहते हैं, स्कैटरिंग एंगल। तो इसमें क्या हो रहा था, जो इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ थी, सपोज ये लैम्डा आई थी, इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ लैम्डा आई, और स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ सपोज लैम्डा एफ थी। तो लैम्डा एफ और लैम्डा आई समान नहीं थे, एक समान नहीं थे। इसमें क्या रिलेशन आ रहा था, इसमें आ रहा था कि लैम्डा एफ ग्रेटर देन लैम्डा आई आ रहा था। ये कॉम्पटन इफेक्ट था जो कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया, कि स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ से ज़्यादा आ रही थी, और यहीं पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए था, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से होना चाहिए था कि अगर एक्सरे कोई आ रही है और ये किसी लो जेड मटेरियल पर गिर रही है, तो लो जेड मटेरियल में भी एटम्स हैं, एटम से मिलकर बनी हुई है, ये सब एटम्स 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 हैं, खूब सारे एटम्स हैं इसके अंदर, और एटम्स में भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं जिससे ये इंटरेक्ट करेगी। तो इसने क्या किया, ये आई इंसिडेंट एक्सरे, ये किसी एक एटम के किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, उसमें क्या करेगी, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी। तो जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा इसकी एनर्जी से, और जिस फ्रिक्वेंसी की इंसिडेंट एक्सरे होगी उसी फ्रिक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑसिलेशंस करेगा, न्यू फ्रिक्वेंसी। अगर न्यू फ्रिक्वेंसी की इंसिडेंट एक्सरे, तो ये जो लो जेड मटेरियल था, ये लो जेड मटेरियल इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसी न्यू फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे। और कोई भी चार्ज पार्टिकल जिस फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, जिस फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेशंस करता है, उसी फ्रिक्वेंसी के वो रेडिएशन निकलता है। तो ये न्यू फ्रिक्वेंसी से जो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन कर रहा है, ये रेडिएशन भी न्यू फ्रिक्वेंसी का निकालेगा। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कह रही है, न्यू फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन आया, उसने इलेक्ट्रॉन को न्यू फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करवाया, और ये न्यू फ्रिक्वेंसी से जो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा था वो न्यू फ्रिक्वेंसी का ही रेडिएशन निकालेगा। और आपको पता है न्यू कहें या लैम्डा कहें एक ही बात होती है, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। न्यू अगर ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, लेकिन एक ही बात है क्योंकि एक कांस्टेंट सी से रिलेटेड है ये बस। तो इंसिडेंट जो क्या मिल रहा था, इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ क्या थी, आई, और स्कैटर्ड एक्सरे यानी कि जो वेवलेंथ निकल रही थी उसकी क्या थी, लैम्डा एफ। तो फ्रीक्वेंसी न्यू आई मान लेते हैं, ये भी न्यू आई से ऑसिलेट करेगा, और इसे निकालना चाहिए न्यू आई,
लेकिन निकल क्या रहा था, न्यू आई नहीं निकल रहा था, न्यू एफ निकल रहा था, अलग निकल रही थी फ्रिक्वेंसी, जो रेडिएशन निकल रहे थे उनकी फ्रिक्वेंसी अलग थी। या आप फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में ना कह के करिए वेवलेंथ की टर्म में। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन था, अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा आई थी और इसकी थी लैम्डा एफ, तो एक्सपेरिमेंट क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी दैट लैम्डा आई शुड बी इक्वल टू लैम्डा एफ, लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या मिल रहा था, लैम्डा एफ ग्रेटर देन लैम्डा आई मिल रहा था। तो यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। और फिर कॉम्पटन ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, जिसे आइंस्टाइन ने क्या किया था, इम्प्रूव किया था, तो इसे बेसिकली प्लैंक्स आइंस्टाइन क्वांटम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो उसके बेस पे ये रिजल्ट्स क्या किया, उसने एक्सप्लेन किए। तो उसने रिजल्ट कैसे एक्सप्लेन किया ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखते हैं नीचे चित्र मैंने दिखा रखा है, नहीं इसका नहीं दिखा रखा, तो इसी में समझा देते हैं। उसने कहा जैसे मान लिया एक लड़का खड़ा है, ये तो स्कैटरर है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है मान लिया, ये स्कैटरर है, और ये जो इंसिडेंट एक्सरे है ये आप हैं। तो आप भागते हुए आ रहे हैं और भागते हुए जा रहे हैं और उस लड़के से टकरा गए आप, तो आप तो टकराते हुए आपका डायरेक्शन बदल गया, आप इधर चले गए और इस लड़के को भी मोमेंटम मिल जाएगा ऐसे। तो इनफैक्ट हुआ क्या इस केस में, इस केस में हुआ ये कि आप एनर्जी एनर्जी से भागते हुए आ रहे थे और आप इससे टकराए, तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी टकराने से, और आपकी एनर्जी का एक पार्ट किसे मिल जाएगा, इस लड़के को मिल जाएगा जो खड़ा हुआ है। तो अगर आपकी इंसिडेंट एनर्जी सपोज एच न्यू आई थी, सपोज, क्योंकि ई इक्वल टू एच न्यू होता है, आपकी एनर्जी अगर एच न्यू आई थी और जो अब आप टकरा के भागे, जो आप मुड़, आपका डायरेक्शन बदल गया, उसकी फ्रिक्वेंसी अगर न्यू एफ थी, एच न्यू एफ थी, एच न्यू एफ, तो नेचुरली एच न्यू एफ जो होगी एच न्यू आई से कम होगी, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इस लड़के को दे दिया और इसे वेलोसिटी मिल गई इधर की तरफ, नीचे की तरफ या कहीं भी डायरेक्शन में, ये तो हम वैसे ही दिखा रहे हैं। तो हुआ क्या इस केस में, इस केस में आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि एच न्यू एफ जो होगा वो एच न्यू आई से कम होगा, ये आप कह सकते हैं ऐसे, तो सीधा पता ही है क्योंकि आपने एक पार्ट दे दिया अपनी एनर्जी का उसे। जब एच न्यू एफ एच न्यू आई से कम हो गया तो उसे फ्रिक्वेंसी में, उसे वेवलेंथ में बदल लो। मैंने क्या कहा आपका, मैंने कहा कि एच न्यू एफ जो था ये रहा एच न्यू एफ, और ये क्या है एच न्यू आई, एच न्यू आई, एच न्यू एफ जो होगा एच न्यू आई से कम होगा। ये आप आ रहे हैं, ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, इससे आप टकरा गए, आप इधर चले गए, और इस लड़के का मैंने इलेक्ट्रॉन ये इधर चला गया, कोई जिससे भी इलेक्ट्रॉन से आपने इंटरेक्ट किया था कुछ इस तरह से, तो ये जो फाइनल एनर्जी है ये आपकी कम हो गई, तो इनिशियल एनर्जी से कम होगी ये, एच न्यू एफ विल बी लेस देन एच न्यू आई। न्यू की जगह पे सी रख दो, इट मीन्स एस सी बाई लैम्डा एफ विल बी ग्रेटर देन, विल बी लेस देन एस सी बाई लैम्डा आई। इट इम्प्लाइज, क्योंकि इन्वर्स में नीचे की तरफ है, इट इम्प्लाइज लैम्डा एफ विल बी ग्रेटर देन लैम्डा आई। और यही कॉम्पटन को मिल रहा था। तो कॉम्पटन का जो मिल रहा था, कॉम्पटन ने इसे किससे समझाया, एच न्यू से। उसने प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस बताई। प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस में क्या था कि कोई भी अगर रे आ रही है, कोई भी वेव आ रही है, एक्स रे आ रही है, एक्स वेव आ रही है, एक्स रे वेव आ रही है, तो दैट इज मेड अप ऑफ एच न्यू पैकेट्स। उसमें क्या था प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस में, अगर कोई वेव है यहाँ पे, कोई वेव इस तरह की है
और इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, तो ये वेव जो है एनर्जी पैकेट्स बंडल्स, छोटे छोटे एनर्जी बंडल से मिलकर बनी है। इसमें अरबों खरबों एनर्जी बंडल्स हैं, ये एनर्जी बंडल से मिलकर बनी है, पूरी एनर्जी है इसमें। और कैसे कैसे एनर्जी है, हर पैकेट में जो एनर्जी होगी एच न्यू होगी, एच न्यू एच न्यू एच न्यू एच न्यू बंडल होंगे इसमें एनर्जी के। ये चल रहे हैं एच न्यू एनर्जी के पैकेट चल रहे हैं इस वेव में। तो क्वांटम ने कहा कि एक्स रे अगर आती है तो वो एक वेव नहीं आ रही, वो एच न्यू एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, एच न्यू ऐसे पैकेट्स आ रहे हैं। और एक एनर्जी का पैकेट एच न्यू एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, तो एक एनर्जी का एच न्यू पैकेट ये आया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था। इस स्कैटर में इलेक्ट्रॉन है खूब सारे अंदर, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन से इसने इंटरेक्ट किया, ये क्या था, एच न्यू पैकेट था, एच न्यू आई, और ये एच न्यू एफ इधर चला गया और इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो इसने कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, एच न्यू आई माइनस एच न्यू एफ। तो इस बंडल की ने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट कर दी, कुछ ट्रांसफ़र कर दी, और रिमेनिंग एनर्जी से इधर चला गया। और ये क्या था, थीटा स्कैटरिंग एंगल था। तो ये एच न्यू एफ एच न्यू आई से कम हो गई, इट मीन्स लैम्डा एफ लैम्डा आई से ज़्यादा हो गई। तो कॉम्पटन ने इस तरह से अपना कॉम्पटन इफेक्ट समझा दिया विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स आइंस्टाइन क्वांटम हाइपोथेसिस। और ये जो वेवलेंथ का डिफरेंस होता है लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई, इसे कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, डेल्टा लैम्डा, इसे कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। इसका एक्सप्रेशन आपको बीएससी में करवाया जा चुका है। और इस कॉम्पटन शिफ्ट का एक्सप्रेशन आता है डेल्टा लैम्डा, हालांकि आपको जरूरत नहीं है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये आता है। थीटा आपको पता ही है, ये फोटोन आ रहा था, ये फोटोन आ रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इस फोटोन क्या था, एच न्यू एनर्जी का था, या एस सी बाई लैम्डा था, एस सी बाई लैम्डा मान लो, एस सी बाई लैम्डा एनर्जी का था। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किया, इस इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एम नॉट था, और ये फोटोन इंटरेक्ट करने के बाद ये इधर चला गया, किस एनर्जी से, एस सी बाई लैम्डा एफ से। ये एस सी बाई लैम्डा आई मान लो शुरू वाला, और ये इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया किसी एनर्जी ई से। तो ये एंगल थीटा था, स्कैटरिंग एंगल, तो थीटा आ गया। एम नॉट इस इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास था, एच प्लैंक कांस्टेंट है, और फाइनल जो स्कैटरिंग वेवलेंथ, स्कैटर्ड एक्सरे उसकी वेवलेंथ लैम्डा एफ है, और इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ लैम्डा आई है। तो इस दोनों का डिफरेंस डेल्टा लैम्डा, लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई इज नॉन एज कॉम्पटन शिफ्ट। तो मैंने आपको फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स बता दिया, और कॉम्पटन ने किस तरह से इसे एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स आइंस्टाइन क्वांटम हाइपोथेसिस, ये भी आपको समझा दिया। हाँ, इसे कॉम्पटन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था अपने इफेक्ट के लिए, और देखता हूँ 1927 में मिला था शायद, 1927 में। अभी देखते हैं कहीं लिखा है क्या। यहाँ इसमें कोई नहीं लिखा। 1927 में आप देख लीजिएगा, 1927 में शायद इसे नोबेल प्राइज़ मिला था और आर्थर एच कॉम्पटन को, अपने कॉम्पटन इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए। अब आते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो आपको पता है कि जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, एक तो फिजिक्स में फिजिकल वेरिएबल्स होते हैं। फिजिकल्स वेरिएबल्स यानी ऑब्जर्वेबल्स, वो क्वांटिटी जिन्हें हम मेज़र करते हैं या एक्सपेरिमेंटली द्वारा मेज़र करते हैं या किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं। तो इसमें एक पोजीशन भी होती है, पोजीशन, वेलोसिटी, टाइम, मोमेंटम, एनर्जी एट्सेट्रा। तो आपको पता है पोजीशन और वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन होता है। पोजीशन स्पीड ऑफ लाइट टाइम में, अगर वेलोसिटी v कांस्टेंट है, अगर इफ़ ऑल आर इन एक्स एक्सिस, सपोज ऑल आर इन अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो x इजकल टू v/t होता है और p इजकल टू mv होता है, आपको पता ही है। तो x इजकल टू p/mt हो जाएगा।
अब पी बाई एम टी हो गया। अब पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल के साथ ये आपको बीएससी में पढ़ाया जा चुका है, इट इज़ नॉट अ सिंगल वेव बट अ ग्रुप ऑफ वेव्स विच इज़ थिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो किसी भी पार्टिकल के साथ कोई सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं रहती कि आपकी सिंगल वेव, ये वेव है आपकी, ठीक है, ये वेव है और ये पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, ऐसा नहीं होता। बल्कि ग्रुप ऑफ वेव्स होता है हमेशा पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड। ग्रुप ऑफ वेव्स माने ए नंबर ऑफ वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मीट ईच अदर दे में फॉर्म वेव पैकेट। जैसे मान लिया 3 वेव मैंने बनाई, इनका रिजल्टेंट इस तरह से मिल सकता है कि एक जगह तो 0 आ जाए, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाए, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाए वेव का ना, ऐसे बढ़ता चला जाए और फिर वो कम हो जाए। इन तीनों का रिजल्टेंट ऐसे मिल सकता है, ये रिजल्टेंट है। तो इस रिजल्टेंट को वेव पैकेट कहते हैं। देखो इसे अगर बनाओगे तो ऐसे एनवलप सा बन जाएगा एक ऐसे। तो लार्ज नंबर ऑफ वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जब आपस में मिलती हैं तो वेव पैकेट बनाती हैं। और ये वेव पैकेट दिस वेव पैकेट प्रोपेगेट्स विद द स्पीड ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। तो 2 तरह की वेव वेलोसिटी होती है, एक फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। वेव और फेज वेलोसिटी, वेव और फेज वेलोसिटी, ये किसी सिंगल वेव की वेलोसिटी होती है, इसे न्यू लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होती है ग्रुप वेलोसिटी, जिसे वीजी कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ वेव्स की वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी। मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्रुप वेलोसिटी। तो ये होती है ग्रुप वेलोसिटी, इसे वीजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होती है, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी वी के बराबर आ जाती है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जा चुका है, आपको थोड़ा हल्का सा रिवाइज करवाता हूँ। और ये जो ग्रुप वेलोसिटी होती है, यही वेव पैकेट की वेलोसिटी होती है। तो ये वेव पैकेट का स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रखा है, ये मैंने आपको बता दिया था। ये वेव पैकेट का स्ट्रक्चर दिखा रखा है और यही वेव पैकेट पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड रहता है। और इसमें कितनी वेवलेंथ है, सपोज इस वेव पैकेट ये कितनी λ1, λ2, λ3, λ4 मान लिया। मैंने कहा था वेव पैकेट कब बनता है, वह स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की वेव जब मिलती हैं। फ्रिक्वेंसी कहें या वेवलेंथ कहें एक ही बात है। तो सपोज λ1, λ2, λ3, λ4 वेवलेंथ की वेव मिल रही है और उसने वेव पैकेट बना दिया ये। तो वेव पैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, वेव पैकेट इस तरह से मिल रहा है। वेव पैकेट ये एनवलप पूरा सपोज ऐसे मिल रहा है, तो ये पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। तो पार्टिकल इस वेव पैकेट में कहीं भी हो सकता है, यहाँ से लेके लेफ्ट टू राइट। और इस वेव पैकेट की लंबाई सपोज डेल्टा एक्स है। तो पार्टिकल कहाँ हो सकता है, इस डेल्टा एक्स लेंथ में कहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ पे हो, इस जगह हो, और आप मेजर कर लें यहाँ पे, ये पार्टिकल बस फर्स्ट पोजीशन पे हो, आप सोचें कि सेकंड पे है, आप सेकंड पे मेजर कर लें। या पार्टिकल इस 3 नंबर पोजीशन पे हो, आप सोच लें 4 नंबर पोजीशन पे है कैलकुलेशन में, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से लेफ़्ट टू राइट कहीं भी हो सकता है। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है पार्टिकल में, पोजीशन में, ये हो सकता है कि वो लेफ्ट में एक्सट्रीम पे हो पार्टिकल। ये हो सकता है कि पार्टिकल तो यहाँ पे है और लेफ्ट में पोजीशन नंबर 1 पे, और आप सोच लें पोजीशन नंबर 2 पे यहाँ पे। तो अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है पार्टिकल की पोजीशन की, डेल्टा एक्स। तो किसी वेव पैकेट में पार्टिकल की पोजीशन की अनसर्टेनिटी कितनी होगी, डेल्टा एक्स। ये वेव पैकेट बनता क्यों है, ये वेव पैकेट बनता इसलिए है क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ की वेव मिलती हैं।
तो पहली सपोज लैम्डा है, दूसरी लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा है, तीसरी लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा है, समझ गए, चौथी डेल्टा प्लस 2 लैम्डा, मान लिया इस तरह की 2 डेल्टा लैम्डा, मान लिया इस तरह की वेव मिल रही है स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की, और ये वेव पैकेट बना रही हैं। तो वेव पैकेट का स्प्रेड, ये जो स्प्रेड है, फैला हुआ है वेव पैकेट, ये जो वेव पैकेट का फैलाव है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिपेंड करता है, जैसे एक है सपोज जैसा एक है सपोज 10,000 यूनिट की वेव, दूसरी है सपोज 10,001 की यूनिट की, थर्ड वन है सपोज 10,002 की, फोर्थ वन है सपोज 10,003 की। तो वेवलेंथ का मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो गया? 10,003 माइनस 10,000, यानी कि 3 यूनिट। तो जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा, जो वेव्स मिलनी है आपस में, उनमें जितना ज़्यादा वेवलेंथ का डिफरेंस होगा, उतना ही इसकी स्प्रेडिंग ज़्यादा होगी वेव पैकेट की। तो इनफैक्ट ये जो इसकी स्प्रेडिंग है डेल्टा एक्स, ये वेव पैकेट की जो स्प्रेडिंग है डेल्टा एक्स, ये डेल्टा लैम्डा पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ में कितना डिफरेंस है, वो रेंज क्या है वेवलेंथ की जिसमें वो सब फैली हुई हैं, पहली से लेकर आखिरी तक क्या रेंज है? डेल्टा लैम्डा रेंज है सब कुछ। जैसे हमारा कितना आया था? 3 यूनिट आया था, तो 3 यूनिट माने डेल्टा लैम्डा इज 3 यूनिट। ये डेल्टा एक्स पर डिपेंड करती है। और आपको पता है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। तो इनफैक्ट हुआ क्या, इसका मतलब लैम्डा और पी रिलेटेड है। अगर लैम्डा में वेरिएशन होगा तो पी में भी होगा। तो अगर लैम्डा में वेरिएशन डेल्टा लैम्डा है तो पी में भी कोई वेरिएशन होगा डेल्टा लैम्डा के, वो डेल्टा पी होगा। तो बेसिकली बात आई कहाँ से, क्या बात हुई? हमने अभी तक क्या कहा? हमने कहा कि ये जो वेव पैकेट है, इसका जो स्प्रेड है डेल्टा एक्स, ये वेव लेंथ, जो बहुत सारी वेव लेंथ है उनके स्प्रेड कितना है, मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम, डेल्टा लैम्डा से रिलेटेड है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा स्प्रेड होगा। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग कह रहा हूँ, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से डेल्टा लैम्डा किससे रिलेटेड है? डेल्टा पी से। इनफैक्ट तो क्या हुआ, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी रिलेटेड है एक दूसरे से। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी रिलेटेड है। यही रिलेशन देख के इसे मैथमेटिकल फॉर्म दिया था हाइजेनबर्ग ने, और वही मैथमेटिकल फॉर्म कहलाया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका नाम वर्नर हाइजेनबर्ग था, ये जर्मन फिजिसिस्ट था, और इसने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ड्राइव किया था 1927 में किया था। शायद 1927 में ही आर्थर एच कॉम्पटन को नोबेल प्राइज़ मिला था। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। तो इसने 1927 में ये अपना लॉ दिया था, और इसने कहा था कि एक साथ पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को प्रेसाइजली नहीं नापा जा सकता। इसने कहा था इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक साइमल्टेनियस मेजरमेंट्स ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल टू एन अनलिमिटेड एक्यूरेसी। ये कहा था प्रेसाइजली नहीं नापा जा सकता है दोनों चीज़ों को एक साथ। अगर आप मोमेंटम को जितना प्रेसाइज करते जाएंगे, जितना अच्छा नापते जाएंगे, प्रेसाइज करते जाएंगे, उतना पोजीशन में गड़बड़ होती जाएगी, उतना एक्स खराब होता जाएगा, एक्स में कमी होती जाएगी। और जितना एक्स को अच्छे ढंग से नापते जाएंगे उतना मोमेंटम खराब होता जाएगा, उतना मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आती जाएगी। और उसने मैथमेटिकल फॉर्म क्या दिया था? उसने कहा था कि अगर किसी चीज़ की पोजीशन
एक्स माइनस डेल्टा एक्स, या किसी चीज़ की पोजीशन पहले एक्स लेते हैं, चलो मान लो किसी की पोजीशन एक्स है, ये पार्टिकल है, ये नापनी है, एक्स पोजीशन पता ही है, ये एक स्केल है सपोज, इस पे पार्टिकल एक्स पोजीशन पे है, तो ये एक्यूरेट तो नाप नहीं सकते आप, ये एक्यूरेट तो नाप नहीं सकते आप, एक्स पोजीशन पे था पार्टिकल, यहाँ था पार्टिकल एक्स पोजीशन पे, ये स्केल है। तो अनसर्टेनिटी पार्टिकल की पोजीशन में कहाँ तक हो सकती है, इस पॉइंट से नंबर 1 से और नंबर 2 तक सपोज गड़बड़ हो सकती है, नंबर 1 से नंबर 2 तक। ये वाली पोजीशन है एक्स माइनस डेल्टा एक्स, और ये वाली पोजीशन है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दो पोजीशन। इसी तरह से मोमेंटम, अगर एक्स कंपोनेंट, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम भी क्या होगा, पी एक्स माइनस डेल्टा पी एक्स, ये लिखा है पी एक्स माइनस प्लस डेल्टा पी एक्स, और पी एक्स प्लस डेल्टा पी एक्स तक वेरी कर सकता है, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा है, ये देखो ये लिखा है पोजीशन एंड मोमेंटम, ऐसे डिफाइन करेंगे, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। पोजीशन और मोमेंटम अगर ऐसे हो रहा है किसी पार्टिकल का, एक्सप्रेस किया जा रहा है, इट मीन्स कि उसमें अनसर्टेनिटी क्या है, उसकी पोजीशन एक्स माइनस डेल्टा एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक वेरी कर सकती है, और उसका मोमेंटम पी एक्स माइनस डेल्टा पी एक्स से पी एक्स प्लस डेल्टा पी एक्स तक कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तब ये कहता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का प्रोडक्ट जो होगा, ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, ये हमेशा h बाई 4 पाई से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू उसके बराबर हो सकती है। h बाई 4 पाई मीन्स h क्रॉस बाई 2, क्योंकि h क्रॉस इज h बाई 2 पाई, h क्रॉस रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट को h बाई 2 पाई कहते हैं। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है, तो ये हमने एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट्स के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखा है यहाँ पे। इसी तरह से वाई कंपोनेंट के लिए भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ले सकते हैं, डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई, और डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड एटसेट्रा लिख सकते हैं। तो ये कंजुगेट क्वांटिटीज़ हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, जो एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। इसी तरह से और भी कंजुगेट क्वांटिटीज़ होती हैं। इससे क्या पता लगता है वैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, इससे पता लगता है, देखो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाई अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, ये तो बड़ा होगा या बराबर होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो सपोज डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स की वैल्यू सपोज 4h आ जाती है, मान लिया 4h है, h वाई 4 पाई से बड़ी होनी चाहिए ना, तो कांस्टेंट हो गई ना। देखो अब अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को आप कम करना चाहें, यानी मोमेंटम की एक्यूरेसी बढ़ाना चाहें नापने की, तो डेल्टा एक्स बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इज नाउ 4h डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एक्स। जैसे जैसे आप मोमेंटम को एक्यूरेट करते जाएंगे, यानी डेल्टा पी एक्स की वैल्यू कम करते जाएंगे, वैसे वैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब डेल्टा पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, यानी अनसर्टेनिटी जीरो हो जाएगी, डेल्टा पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, आपने मोमेंटम को 100% एक्यूरेसी से मेजर कर लिया। तो जैसे ही डेल्टा पी एक्स जीरो होगा, डेल्टा एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि पोजीशन क्या हो जाएगी, 100% अनसर्टेन हो जाएगी। ये था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये एराइज कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन क्यों हुआ और कैसे आया, ये वेव नेचर से, पार्टिकल की वेव नेचर से। सो इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द दे प्रिसाइजली, ये पूरी तरह से ये वेव नेचर ऑफ पार्टिकल,
वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स आया है। अगर पार्टिकल को वेव की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो अनसर्टेनिटी रिलेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि तभी तो वेव पैकेट बनेगा। जब हम जब डी ब्रोगली ने कहा था ना कि पार्टिकल के साथ हर एक के साथ वेव एसोसिएटेड आएगी, उसकी वेवलेंथ लैम्डा होगी। अगर कोई एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ जो होगी उसके साथ एसोसिएटेड एच बाई एम वी होगी। तो ये जो वेव नेचर है पार्टिकल की, इसकी वजह से क्या है, ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और वेव नेचर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड रहती है, इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा चुका है कई बार। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो इसका था वो डेविसन जर्मर्स एक्सपेरिमेंट था, जिसमें इलेक्ट्रॉन द्वारा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया गया था। पार्टिकल से वेव पैटर्न बनाया गया था। डिफ्रैक्शन जो होता है वेव बनाती है। तो ये सब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। इसे आप थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा रोक के रखता हूँ जिससे आप बाद में पढ़ सकें, तो आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है वो और भी क्वांटिटीज़ के लिए होता है जो कंजुगेट क्वांटिटीज़ होती हैं। कंजुगेट फिजिकल क्वांटिटीज़, जिन्हें क्लासिकल मैकेनिक्स में कैनोनिकली कंजुगेट वर्ड पढ़ा होगा आपने। तो कंजुगेट क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनकी सब के लिए ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर कोई एनर्जी आप डेल्टा टी टाइम में मेज़र करते हैं और उस एनर्जी में अनसर्टेनिटी डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी और अनसर्टेनिटी इन टाइम, ये डेल्टा टी अनसर्टेनिटी इन टाइम हो जाएगी। क्योंकि कायदे से तो आपको एनर्जी को बिल्कुल एकदम जीरो टाइम पे ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, पिन पॉइंट एकदम, विदाउट एनी डिले इन टाइम। तो अगर डेल्टा टी टाइम में आप उस एनर्जी को मेज़र कर रहे हैं तो टाइम की अनसर्टेनिटी कितनी होगी, डेल्टा टी, और एनर्जी की अनसर्टेनिटी अगर डेल्टा ई है तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी भी एच बाई 4 पाई से बड़ा होगा या ज़्यादा होगा, जैसे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स था। तो ये भी बड़ा होगा, बराबर होगा एच बाई 4 पाई से। इसी तरह से एक और कंजुगेट क्वांटिटी होती है, इसमें नहीं देखी, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर पोजीशन। एंगुलर मोमेंटम जे मान सकते हैं आप, एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम जे एंड एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ डेल्टा जे इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड डेल्टा theta is the uncertainty in the measurement of angular position, then the product of these two uncertainties should be greater than or h by 4 pi, and its least value is h by 4 pi. तो ये भी फॉलो करता है डेल्टा जे टू डेल्टा थीटा अनसर्टेनिटी रिलेशन को। और ये किससे आया, वेव नेचर से। तो वेव नेचर हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वेव नेचर 6 सेमेस्टर में ढंग से पढ़ाई जा चुकी है आपको। वेव नेचर, डी ब्रोगली, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। उसी के बेसिस पे ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ड्यू टू वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एनर्जी का मैं थोड़ा सा ये मैंने शायद रोक दिया था अभी, ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये जो मैं समझाया है ये आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये जो है आपके क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स किन सिद्धांतों पर आधारित है। देखो, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ाई जा चुकी है, इस सेमेस्टर में भी बताई जाएगी अभी।
आपको एमएससी में भी समझाई जाएगी। जैसे न्यूटन्स लॉज होते हैं मैकेनिक्स के लिए, जितनी इम्पोर्टेंस न्यूटन्स लॉज की मैकेनिक्स में है उतनी ही इम्पोर्टेंस श्रोडिंगर इक्वेशन की क्वांटम मैकेनिक्स में है। तो अभी हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पोस्टुलेट्स पे आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। पोस्टुलेट माने परिकल्पना, जो कुछ चीज़ें मान दी जाती कह दी जाती हैं। तो पोस्टुलेट हैं आपके 4, जो बेसिक पोस्टुलेट है, मेन पोस्टुलेट हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स से 4 हैं। तो पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है क्वांटम मैकेनिक्स का, कि किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, अगर अंडरस्टूड है कि हम जब भी क्वांटम सिस्टम की बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, क्वांटम मैकेनिक्स का सिस्टम, क्वांटम मैकेनिक्स का सिस्टम माने जैसे एटॉमिक स्केल पे, जैसे एटम है, एटम, इलेक्ट्रॉन है, एटसेट्रा, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जुड़े हुए, हाइड्रोजन एटम है। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ड, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, तो जो भी माइक्रोस्कोपिक वर्ड होगा, वो माइक्रोस्कोपिक वर्ड में जो भी सिस्टम होंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे, उन सबको हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कहेंगे। तो अब हम बात करें क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की। तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की यानी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट जो है वो किस स्टेट में, किस अवस्था में है, डायनामिकल स्टेट माने गतिज अवस्था। अगर स्टैटिक है तो रुका हुआ है, तो किसी भी उसकी रुकी हुई अवस्था या डायनामिकल अवस्था जो कि वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, वेव फंक्शन से, वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट की जाती है। तो पोस्टुलेट 1 कहता है कि किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो अवस्था होती है वो वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट की जाती है। वेव फंक्शन साई होता है। मैथमेटिकल सिंबल क्या होता है वेव फंक्शन का, साई। और इस वेव फंक्शन से आप उस सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या, किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं और उस वेव फंक्शन की हेल्प से आप उस सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो वेव फंक्शन होता है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म पता है आपको, a + ib जो होती है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, a + ib इस तरह का। तो अभी डिटेल में बताएंगे। जैसे साई इज इक्वल टू, मान लीजिए वेव फंक्शन आपने लिया साई इज इक्वल टू a e⁻i kx मान ले लिया। तो देखो i आ गया ना, e⁻i थीटा, e⁻i थीटा की फॉर्म में आ गया। और i थीटा क्या था, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये तो हो गया cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस फॉर्म में आ गया। तो देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो वेव फंक्शन इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और ये पार्टिकल के कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन होता है। यानी वेव फंक्शन जो है साई, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ r एंड t। जहाँ r किसका फंक्शन है, r को मैंने r कह दिया, पोजीशन वेक्टर है x y और z का। तो आप कह सकते हैं साई इज अ फंक्शन ऑफ x y z एंड t, या r एंड t, यानी स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है। इस वेव फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। इस वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय साई। समटाइम्स फाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और साई की नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, साई स्टार साई जे डी टाउ इज इक्वल टू 1 जब आई और जे बराबर होगा। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू 1, ये होती है। और ये क्या होती है, ये प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन होल ऑफ द स्पेस शुड बी 1। अगर पार्टिकल स्पेस में है तो उसकी प्रायिकता जो होगी वो 1 ही होगी उस स्पेस में पाए जाने की। तो दैट प्रोबेबिलिटी इन दैट स्पेस शुड बी 1। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। और ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है,
आई अगर जे के इक्वल नहीं है तो 0 होगा। ये ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है। ये एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 2 है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये इस वेव फंक्शन का डेवलपमेंट बताती है कि वेव फंक्शन किस तरह से डेवलप हो रहा है या चेंज हो रहा है। टाइम और स्पेस के हिसाब से वेव फंक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है वो श्रोडिंगर इक्वेशन बताती है। और श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? श्रोडिंगर इक्वेशन जो मैंने पेन से नीचे लिख रखी है, आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू दिस। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। और ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस में होती है। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में किस पार्टिकल के लिए? जिस पार्टिकल का मास m हो। ये देखो m यहाँ पे यूज़ कर रखा है नीचे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। और आपको पता है कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी एच होता है। आपको पता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, ये 2 बना दिया नीचे, डेल स्क्वायर प्लस वी, इसे क्या कहते हैं? हैमिल्टोनियन एच कहते हैं, हैमिल्टोनियन। तो इसलिए ये इक्वेशन, ये जो ये वाली टर्म है, साई बाहर ले लो, इसमें दोनों में वी तक ले लो, साई बाहर ले लो, इस साई को यहाँ से हटा दो, तो ये एस साई हो गया। देखो, इसलिए इस इक्वेशन को यहाँ पे एस साई भी लिख रखा है, ये लिख रखा है एस साई। तो श्रोडिंगर इक्वेशन टेल्स अस द डेवलपमेंट ऑफ द वेव फंक्शन, या वेव फंक्शन किस तरह से स्पेस और टाइम के हिसाब से बदल रहा है, ये हमें श्रोडिंगर इक्वेशन बताती है। इस श्रोडिंगर इक्वेशन को मैंने आपको क्या बताया था? इरविन श्रोडिंगर ने डेवलप किया था। इरविन श्रोडिंगर तो लिख रखा है यहाँ पे मैंने, श्रोडिंगर, और डी आएगा यहाँ पे, श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन को 1926 में डेवलप किया था, 1926 में। ये ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट था। ERWIN लिखा है मैंने, ERWIN, इरविन श्रोडिंगर। तो इसने दिया था। इसका वही महत्व है जो न्यूटन्स लॉज का महत्व है हमारी मैकेनिक्स में। जो मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉज के बिना नहीं हो पाती, इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स भी श्रोडिंगर इक्वेशन के बिना नहीं हो पाती। तो पोस्टुलेट 2 था। पोस्टुलेट 3 क्या है? ऑपरेटर के बारे में। ये भी आपको BSc में पढ़ाए जा चुके हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं वेव फंक्शन पे ऑपरेट करके। तो अगर कोई लीनियर ऑपरेटर है हमारे पास, ए ऑपरेटर, ए है, OP मैंने इसलिए लगा दिया इससे पता लग जाए ए जो है ऑपरेटर है। अदरवाइज ऑपरेटर को ऐसे भी लिख देते हैं, ए लिखा और इसके ऊपर कैप लगा दो, इट मीन्स ऑपरेटर है। लेकिन मैंने उसे कैप, क्योंकि ये मेरा खुद का टाइप करा हुआ है, मैंने PPT बनाई थी, तो क्योंकि कैप आ नहीं रहा था आसानी से, इसलिए मैंने OP लिख दिया यहाँ पे। एक ही बात है, आप OP भी लिख सकते हैं। तो सपोज ए इज़ एन ऑपरेटर और इसे किसी वेव फंक्शन साई पे हम ऑपरेट करते हैं। तो जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो सेम वेव फंक्शन साई मिलता है मल्टीप्लाइड बाई सर्टेन क्वांटिटी अल्फा। ये अल्फा है। व्हेन एन ऑपरेटर ए is operated on certain wave function, we get the same wave function. If we get the same wave function multiplied by certain quantity alpha, then alpha is called the eigenvalue of A operator. और इस इक्वेशन को A psi is equal to alpha psi, कौन सी इक्वेशन? A psi is equal to alpha psi, इसे आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन। और अल्फा को क्या कहते हैं? आइगन वैल्यू कहते हैं। किसकी? ए ऑपरेटर की। और ए ऑपरेटर किस चीज़ का ऑपरेटर है? ए ऑपरेटर किसी फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेटर। तो जैसे आप मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट करें, सपोज मैं करता हूँ पी ऑपरेटर, ये मैंने ऑपरेटर का देखो सिंबल लगा दिया ऊपर, पी ऑपरेटर साई किया आपने, तो यहाँ साई मिलेगा मल्टीप्लाइड बाई सर्टेन क्वांटिटी, सपोज अल्फा मिल गया, मान लो कोई क्वांटिटी अल्फा।
तो जो अल्फा होगा ये मोमेंटम की वैल्यू आएगी। इसका मतलब कोई भी ऑपरेटर अगर आप वेव फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे तो आपको उसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। तो इसकी जगह क्या आएगा, पी आ जाएगा। ये मोमेंटम की आइगन वैल्यू, इसे आइगन वैल्यू कहते हैं। तो मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी, जो एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे ना मोमेंटम की वैल्यू पी, वो यहाँ मिल जाएगी अल्फा की जगह। पोस्टुलेट 4, अगर कोई सिस्टम किसी स्टेट साई में है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, जो क्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल क्यू। जैसे मोमेंटम रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल पी से करेंगे, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे तो वी से करेंगे, एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे तो ई से करेंगे। इसी तरह से सपोज कोई स्मॉल क्यू है, मान लिया कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू स्मॉल क्यू है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है, ऐसे। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे साई स्टार कैपिटल क्यू साई डी टाउ डिवाइडेड बाई, इंटीग्रेशन है बेटा, ये इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टाउ, ये लिखा है। या साई तो क्या है, पार्टिकल का वेव फंक्शन है। साई स्टार उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। साई स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। क्यू क्या है, कैपिटल क्यू। जो फिजिकल क्वांटिटी स्मॉल क्यू थी, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना स्मॉल क्यू की है, ये स्मॉल क्यू की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला है। तो ये जो स्मॉल क्यू फिजिकल क्वांटिटी थी, जो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसका ऑपरेटर है, इस क्वांटिटी का ऑपरेटर क्या है, कैपिटल क्यू है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे दी जाती है। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, तो सपोज हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, हम किसी चीज़ की वेलोसिटी नापनी है हमें, तो हमने एक्सपेरिमेंट किया उस चीज़ की वेलोसिटी नापने के लिए, हमने उसकी वेलोसिटी निकाल ली वी निकाल ली, वेलोसिटी मेजर कर ली वी, हमने उसकी वेलोसिटी मेजर कर ली वी, और वी आ गई सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फिर दोबारा नापी उसकी वेलोसिटी, अब की बात सपोज 9.9 आ गई। फिर हमने तीसरी बार नापी, सपोज तीसरी बार नापने पर 10.1 आ गई। चौथी बार नापने पर 10.2 आ गई मान लिया। फिर पांचवी बार नापी तो फिर 9.9 आ गई। फिर छठी बार नापी 9.9 आ गई। फिर सातवीं बार नापी तो 10 आ गई। आठवीं बार नापी तो 9.9 आ गई। तो हमने देखा कि हमने जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें 9.9 जो वैल्यू आ रही है वो सबसे ज़्यादा आ रही है बार बार। तो अब अगर हमने 100 टाइम्स नापी, हमने सपोज 100 बार कोई चीज़ नापी, और उसमें से इसकी वैल्यू 9.9, वेलोसिटी हमने 100 बार नापी, 9.9 जो वैल्यू है वो सपोज 60 बार आ गई 100 में से, और बाकी 40 बार कुछ और आ गया। तो अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने करके बंद कर दिया, 60 बार 9.9 आ गया। अब कोई दूसरा आदमी हमने बुलाया, उससे कहा कि ये एक्सपेरिमेंट करो और इसकी वेलोसिटी नापो। तो कौन सी उसे, जो वो एक बार बस वेलोसिटी उसकी नापेगा, तो उस नापने में एक्सपेक्टेड वैल्यू कौन सी होगी जो आ सकती है, वो 9.9 होगी। सो दिस इज नोन एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कि आप सिंगल मेजरमेंट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू आएगी, दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी क्यू की डिफाइन की जाती है ऐसे। इसमें देखो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर क्यू को बंद कर देते हैं ऐसे। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कि हम सिंगल मेजरमेंट में कौन सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी क्यू की। फिजिकल क्वांटिटी क्यू कुछ भी हो सकती है, मूवमेंटम हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, पोजीशन हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, एटसेट्रा।
तो वो ऐसे ये फॉर्मूला है उसका, ये वाला फॉर्मूला है ये। यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया। ये कैपिटल क्यू क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, स्मॉल क्यू इसका ऑपरेटर है। हर फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग कोई ऑपरेटर आप असाइन कर सकते हैं, कोई ऑपरेटर होता है। तो जैसे पी के मोमेंटम का मैंने अभी आपको बताया था, पी ऑपरेटर है। पी ऑपरेटर को जब साई पे ऑपरेट करेंगे तो आपको मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी मल्टीप्लाइड बाई सेम वेव फंक्शन साई, और इसे कहते हैं पी को आइगन वैल्यू कहते हैं। ये ऊपर अभी लिखा था थर्ड पोस्टुलेट में। तो ये 4 पोस्टुलेट हो गए। अब हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक है आपका। वो शुरू करने के लिए हल्का सा ब्रीफ आपको वेव वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी बताऊंगा मैं आपको, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसे आप पढ़ लेना। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी, ये क्या होती है, सिंगल वेव की वेलोसिटी होती है। एक वेव अगर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी हम क्या कहेंगे, वेव वेलोसिटी। एक वेव अगर जा रही है तो हम क्या कहेंगे, इसकी वेलोसिटी क्या है, फेज वेलोसिटी। तो फेज या वेव। और अगर नंबर ऑफ वेव्स होंगी स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की तो वो वेव पैकेट बनाती हैं, ये मैंने अभी बताया था आपको। और वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट जो होती है वो ग्रुप वेलोसिटी होती है, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी आपको पता है कि अगर कोई वेव आ रही है, यहाँ पे कोई वेव आ रही है और यहाँ कोई पार्टिकल पी है, इस वेव के कारण इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो y1 होता है। अब हमने ये वाली वेव हटा दी और हमने पार्टिकल यहाँ पे था, अब हमने दूसरी वेव डाल दी दूसरी, और इसके कारण इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज y2 हुआ। पहली वाली में जो वेव डाली थी उसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना था, y1, दूसरी के कारण कितना हुआ, y2। अब हमने क्या किया, अब हमने दोनों वेव एक साथ डाल दी। हमने यहाँ पहली वाली भी डाल दी और दूसरी वाली भी डाल दी, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 प्लस y2 होगा। यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स होगा। अब डिस्प्लेसमेंट होगा y1 प्लस y2, तो नेट डिस्प्लेसमेंट y जो होगा वो y1 प्लस y2 होगा। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। मैंने बहुत ब्रीफ में आपको समझा दिया है दैट y इक्वल टू y1 प्लस y2 साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मान लिया है कि ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई 2 को ओमेगा में ले लिया है, के प्लस डी के बाई 2 को के ले लिया है, क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वेव थी तो डी ओमेगा बहुत छोटा है, इसलिए ओमेगा प्लस डी ओमेगा जो है ओमेगा के बराबर मान लिया है। और के भी क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा में डिफरेंस क्या, बहुत कम। फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ का है एक ही बात है, तो न्यू का हो या लैम्डा का हो एक ही बात है। तो वेवलेंथ में डिफरेंस क्या है, बहुत कम, इसलिए डी के क्या है, बहुत छोटा, तो के प्लस डी के बाई 2 क्या के बराबर मान लिया। यहाँ जो साइन फैक्टर है, साइन फैक्टर देखो वेव की तरह, ये जो हमने पहली वाली वेव ली थी ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इसकी तरह है। तो ये एक्स वेव को रिप्रेजेंट करता है, वन ऑफ द कंपोनेंट वेव, जो ऊपर वाली वेव है उसी के सिमिलर हो गया ये, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा बाई की। और जो कोसाइन फैक्टर है, ये कोसाइन फैक्टर जो है ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये मॉड्यूलेटिंग वेव की तरह बिहेव करता है, और ये किस वेलोसिटी से चलता है, ग्रुप वेलोसिटी से। ये आप BSc 6 का या पुराना कहीं पढ़ लें अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो। ये मुझे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की को शुरू करवाने के लिए हल्का सा इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है। तो फेज वेलोसिटी हो गई और ग्रुप वेलोसिटी हो गई। अब आते हैं मटेरियल पार्टिकल पे। मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड बांधते हैं। तो अगर वेव की वेलोसिटी फेज वेलोसिटी न्यू लैम्डा होती है, आपको पता ही है। अगर ये वेव मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है तो आपको पता है न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच होता है, यानी ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू क्या होगा, ई बाई एच, और लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी होता है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से। तो दोनों वैल्यूज रख दी, फिर ई के स्थान पे एम सी स्क्वायर रख दिया। ये आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, ई इज एम सी स्क्वायर वो रख दिया। तो ये आ गया सी स्क्वायर बाई वी।
वी क्या थी, पार्टिकल की वेलोसिटी थी। और आपको पता है पार्टिकल की वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन सी। कोई भी मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल लाइट की स्पीड से के बराबर या उससे तेज नहीं चल सकता, तो v इज ऑलवेज लेस देन c। तो यहाँ पे जो v है, ये वाला v, ये c से छोटा है, इसलिए जो फेज वेलोसिटी होगी c स्क्वायर बाई वी, ये हमेशा c के क्या होगी, c से ज़्यादा होगी। और अगर v c के बराबर भी हो जाता है तब भी c स्क्वायर बाई वी c के बराबर हो जाएगी। When v इज इक्वल टू सी, देन c स्क्वायर बाई वी क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। तो ये रिलेशन हमने लिख दिया। तो जो मेटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव है वो तो सी से ज़्यादा स्पीड से चल रही है, और पार्टिकल क्या चलता है, पार्टिकल सी से कम स्पीड से चलता है। तो पार्टिकल तो पीछे पीछे रह गया, और जो वेव उसके साथ एसोसिएटेड है वो भागे जा रही है आगे, तो संभव नहीं है। इसीलिए मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव पैकेट को एसोसिएटेड माना गया, और वेव पैकेट की वेलोसिटी क्या थी, डी ओमेगा बाई डी के। इसे डी ओमेगा बाई डी वी और डी के बाई डी वी भी लिख सकते हैं। ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, न्यू की जगह ई बाई एच रख दो, ई के स्थान पे एम सी स्क्वायर रख दो, और एम के स्थान पे ये रख दो। ये रिलेटिविस्टिक मास वाला फॉर्मूला। तो ये आ गया ओमेगा की वैल्यू। के 2 पाई बाई लेमडा होता है, लेमडा के स्थान पे एच बाई एम भी रख दो, तो ये आ गया। और यहाँ पे भी एम के स्थान पे फिर क्या रख दो, एम नॉट डिवाइडेड बाई, ये रख दो एम के स्थान पे, जो ऊपर रखा था अभी ये वाली चीज़, ये रख दो एम के स्थान पे। और फिर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लो, डी ओमेगा बाई डी वी निकाल लो, क्या निकाल लो, डी ओमेगा बाई डी वी निकाल लो, और डी के बाई डी वी निकाल लो। इन्हें डिफ्रेंशिएट करके के को डिफ्रेंशिएट कर दो, ओमेगा को डिफ्रेंशिएट कर दो, और फिर उन्हें डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर वी आ जाएगा। और वी कहाँ से आया था, ये रहा वी, नीचे देखो ये रहा वी, ये रहा वी, ये रहा वी, ये पार्टिकल की वेलोसिटी थी यहाँ पर। इसका मतलब ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर आ गई। इसका मतलब वेव पैकेट जो होगा पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड रहेगा। और आपको पता है वेव पैकेट कैसा था, वेव पैकेट तो ऐसी वेव होती है ना, ऐसे ऐसे एनवलप था एक ऐसे। तो वेव पैकेट क्या होता है, ऐसे वेव थी, ऐसे रिजल्टेंट वेव थी इस तरह की, ये वेव पैकेट था। तो वेव पैकेट तो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया राइट में, और लेफ्ट में यहाँ पे ख़त्म हो गया था। इसे कहते हैं वेव पैकेट डिसिपेट्स वेरी सून, ख़त्म हो जाता है। तो अगर कोई मटेरियल पार्टिकल वेव पैकेट के साथ एसोसिएटेड है, तो जब वेव पैकेट डिसिपेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो पार्टिकल कहाँ है फिर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने लिखा है कि ये लिखा है, thus if a material particle is considered to be a wave packet, it is necessary to postulate the existence of a guiding wave। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेव पैकेट के साथ एक गाइडिंग वेव भी एसोसिएट करनी पड़ेगी, एक वेव एसोसिएट माननी पड़ेगी हमेशा। तो हम कहेंगे ये वेव पैकेट और गाइडिंग वेव मिलकर पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो इस वेव पैकेट के साथ गाइडिंग वेव मानेंगे वो श्रोडिंगर इक्वेशन से डिस्क्राइब की जाती है। बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो पार्टिकल वेव को रिप्रेजेंट करती है, वो पार्टिकल की के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसे रिप्रेजेंट कर रही है, और इससे हम पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है श्रोडिंगर इक्वेशन का, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये गाइडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दी पार्टिकल से रिलेट करता है, गाइडिंग वेव के एम्पलीट्यूड को। अभी आगे डिस्कस करेंगे गाइडिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, साई होगा, मॉड ऑफ साई स्क्वायर। तो हमने लिख दिया thus a wave packet plus guiding wave possess the properties of the particle. The particle and wave properties are strictly complementary. At a time, one टाइम पे या तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा या वेव की तरह बिहेव करेगा।
जब वो अपना वेव नेचर शो करेगा तो पार्टिकल नेचर शो नहीं करेगा, जब वो अपना पार्टिकल नेचर शो करेगा तो वेव नेचर शो नहीं करेगा। एट ए टाइम वो एक ही तरह व्यवहार करेगा। इसका मतलब दोनों चीज़ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन को अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं।